Hello aspirants. So now that the preliminary examination is over, हम मेंस की स्ट्रेटजी बनाते हैं और मेंस की स्ट्रेटजी के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ हाउ टू स्ट्रेटजाइज प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। और एंथ्रोपोलॉजी के अंदर जो हमारा सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हाउ टू स्कोर 300 प्लस मार्क्स इन दी ऑप्शनल सब्जेक्ट, स्पेशली अगर आपका एंथ्रोपोलॉजी है तो उसके रिगार्डिंग देर आर मैनी मिथ्स और देर आर मैनी अजम्पशंस। और बेसिकली बच्चे क्या करते हैं कि उन मिथ्स के ऊपर, उन अजम्पशंस के ऊपर जो है वो अपनी पूरी स्ट्रेटजी बना लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेटजी वर्कआउट तो क्या करनी है, 300 प्लस मार्क्स तो क्या आने हैं, 230, 240, 250 की रेंज के अंदर जो है वो फंस के रह जाते हैं। तो बेसिकली उसी चीज़ को चॉक आउट करने के लिए, उसी चीज़ को बनाने के लिए, उसी चीज़ को समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और जो मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है इट इज़ माय स्टूडेंट एज वेल। रितिका आइमा हो गए, चाहे आयुषी प्रधान हो गए, रिमिता साहा हो गए, जिनके 290 प्लस मार्क्स, 295 प्लस मार्क्स आए हैं। एंड प्लस एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे गेस्ट रहे थे सिद्धार्थ रामकुमार। इस साल उनका AIR 4 है एंड ही वॉज एबल टू स्कोर अबाउट 326 मार्क्स इन द एंथ्रोपोलॉजी पेपर। तो उन्होंने बहुत अच्छी जो है वो मुझे अपने नोट्स भी दिए और उन्होंने मुझे बेसिकली बताया कि क्या कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो कि उनके लिए काम करी और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो उनके लिए काम नहीं करी। बिकॉज़ इससे जो पिछले वाला अटेम्प्ट था उसके अंदर उन्होंने 260 समथिंग स्कोर किया था, तो वो पेपर जो है वो बहुत ख़राब गया। तो उन्होंने वो चीज़ भी मुझे बताई कि उन्होंने तब क्या किया था और अब क्या किया था, किस तरह से उन्होंने डिफरेंस बनाया था। ठीक है, तो उसी पूरी चीज़ को लेते हुए, उन्हीं का जो एक्सपीरियंस रहा है और जो मेरा बच्चों के साथ एक्सपीरियंस रहा है, उन चीज़ों को लेते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैंने एक प्रोसेस चॉक आउट करने की कोशिश की है कि किस तरह से आप इस चीज़ को स्ट्रेटजाइज कर सकते हैं। तो जो पहली चीज़ होती है, गेट योर बेसिक्स राइट। आपको बेसिक्स जो है वो अपने, या फिर जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बहुत शार्प होने चाहिए। बेसिक कंसेप्ट शार्प करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है दैट इज़ योर सिलेबस। आप अपना सिलेबस लीजिए, सिलेबस का एक चार्ट बना लीजिए, या फिर गूगल ड्राइव के ऊपर, या फिर MS ऑफिस के अंदर, या कोई एक्सेल शीट बना लीजिए और उसके ऊपर हर एक टॉपिक और सब टॉपिक को लिखिए कि इसके रिगार्डिंग आपको चीज़ें आती हैं, आप ये जो टॉपिक है इसको आप सिंपली समझा सकते हो। इसके रिगार्डिंग जो कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने काम किया है, क्लासिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने काम किया है, उन चीज़ों को क्या आप जानते हो। ठीक है, तो एक एक्सेल शीट बना लीजिए, या फिर एक जो है वो सिंपल एक शीट के ऊपर जो है वो इन चीज़ों को लिख के रख लीजिए। तो जो इससे जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आती है दैट इज़ क्लैरिटी। आपके दिमाग के अंदर एक क्लैरिटी बन जाती है कि ओके, आई नो दीज टॉपिक्स, इनके बारे में थोड़ा बहुत पता है और इनके बारे में मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो जो टॉपिक्स आपने बिल्कुल नहीं पढ़े हैं उन चीज़ों को पहले उठाइए, उनके बारे में पढ़िए, फिर उसके बाद उन टॉपिक्स को उठाइए जिनके बारे में आपने कुछ पढ़ा है लेकिन यू आर नॉट एबल टू रिकॉल देम प्रॉपरली, या फिर उनके अंदर कुछ चीज़ें वैल्यू ऐड करने वाली हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी, बेसिक कंसेप्ट्स आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट यू हैव टू कवर। द सेकंड स्टेप इट इज़ गेटिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे आपने सॉल्व करने हैं और एटलीस्ट जो 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपने सॉल्व करने ही करने हैं। इनको सॉल्व करने से एक फ़ायदा होता है कि आपके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको आप लिख पाते हो, वो चेक हो जाता है। क्या आपके पास एप्ट मटेरियल है, वो चीज़ें चेक हो जाती हैं। आपको ये पता चल जाता है कि UPSC किस डायमेंशन के अंदर आगे बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल टेक द केस ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म। अब कल्चरल रिलेटिविज्म के अंदर शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कल्चरल रिलेटिविज्म के अंदर
क्यों कल्चरल रिलेटिविज्म एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए यूनिक है, ये पूछा जा सकता है। कल्चरल रिलेटिविज्म की वजह से एंथ्रोपोलॉजी का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, ये पूछा जा सकता है। कल्चरल रिलेटिविज्म की अपनी हिस्ट्री पूछी जा सकती है, यानी कि अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कल्चरल रिलेटिविज्म को कैसे यूज़ किया है, ये पूछा जा सकता है। कल्चरल रिलेटिविज्म के क्रिटिसिज्म पूछे जा सकते हैं, और क्रिटिसिज्म के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कल्चरल रिलेटिविज्म किस तरह से ह्यूमन राइट्स को नकार देता है या फिर कई बार ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के भी काम आता है। ठीक है, अब देखो कल्चरल रिलेटिविज्म के 6 डायमेंशंस हैं और 6 डायमेंशंस मेरी टिप्स के ऊपर हैं। टॉपिक कवर हो गया। ठीक है, एक और डायमेंशन है एथनोसेंट्रिज्म वर्सेस कल्चरल रिलेटिविज्म। ठीक है, 7 डायमेंशंस। फिर उसके बाद अगला टॉपिक आता है, दैट इज़ कल्चर। अब कल्चर से कल्चर के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जा सकते हैं, पूछे जा रहे हैं। क्या कल्चर ह्यूमंस के लिए यूनिक है, वो पूछा जा रहा है। कल्चर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वो पूछा जा रहा है। तो अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ये बताते हैं, ये एनालिसिस करवाते हैं कि ओके ये डायमेंशंस आपने जो है वो खोलने हैं। ठीक है, तो बेसिक्स जो आपने सिलेबस के अंदर करे होते हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। ओके, तो दूसरा जो स्टेप होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एटलीस्ट ब्रेनस्टॉर्म कीजिए। तीसरा जो है दैट इज आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग 2 तरीके से की जा सकती है। वन इज डेली आंसर राइटिंग विच इज आई थिंक द मोस्ट इफेक्टिव प्रोसेस एवर आई हैव एक्सपीरियंस्ड येट। ठीक है, दैट इज द डेली आंसर राइटिंग। द सेकेंड थिंग इट इज द टेस्ट सीरीज। ठीक है, डेली आंसर राइटिंग बेसिकली आपको ये बताती है दैट हाउ टू स्ट्रक्चर अ पर्टिकुलर आंसर। स्ट्रक्चरिंग के अंदर किस तरह से आपने इंट्रो करना है और इंट्रो के अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, सवाल को किस तरह से इंटरप्रेट करके कीवर्ड लिखना है, फिर उसके बाद किस तरह से आपको कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स, अब ये कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं जल्दी मैं इसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, तो उन कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स को कैसे बनाना है, फिर उसके बाद बॉडी को किस तरह से क्वेश्चन के हिसाब से लिखना है, फिर उसके बाद किस तरह से कंक्लूड करना है। ये सारी चीज़ें टेस्ट सीरीज़ के अंदर जानना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज टेस्ट सीरीज़ के अंदर हमारे लिए देयर आर मैनी क्वेश्चंस जो कि हम आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। डेली आंसर राइटिंग के अंदर हमारे पास 2-3 क्वेश्चंस होते हैं और 2-3 क्वेश्चंस को लेके हम बहुत अच्छे तरीके से ये समझा पाते हैं कि आपको आंसर्स को किस तरह से स्ट्रक्चराइज करना है। तो यहाँ से जो असल में जैसे आंसर प्रेजेंट होना चाहिए वो आपको पता चलना स्टार्ट हो जाता है। दैट देन द टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपको बेसिकली किस तरह से टाइम मैनेज करना है वो पता चल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो 3 चीज़ें हैं दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये आपको इजीली 290 प्लस मार्क्स या फिर कम से कम 280 प्लस मार्क्स के अंदर जो है वो लेके जा सकती है अगर आप इन 3 चीज़ों को इफेक्टिवली करोगे। अब आती है चौथी चीज़ जो कि एक एडिटिव एज देती है और 300 प्लस की ब्रैकेट के अंदर या फिर रेंज के अंदर आपको ले जाती है, दैट इज़ योर एनालिसिस। कई बच्चे दे आर गॉड गिफ्टेड वर्ड ही मैं यूज़ करूँगा, जो कि जिनके अंदर ऑलरेडी एक बहुत अच्छा एनालिसिस होता है। दे आर एबल टू एनालाइज मैनी थिंग्स वेरी वेल, दे आर एबल टू पुट मैनी थिंग्स वेरी वेल। ठीक है, तो कुछ इंटरनेट का सहारा लेते रहते हैं, कुछ चीज़ें उनको जो करंट इवेंट्स या फिर करंट रिसर्च होती है उसके बारे में जो है वो उनको बढ़िया से जो है चीज़ें पता रहती हैं। ठीक है, बट देयर आर सर्टन स्टूडेंट्स जिनको एनालिसिस बनाना पड़ता है, जैसे इस बार के रैंक 4। ठीक है, उन्होंने बताया कि किस तरह से पहले इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए बट देन उन्होंने चीज़ों को चेंज किया, चीज़ों को पढ़ा, एंड नाउ ही इज़ एबल टू स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स इन एंथ्रोपोलॉजी इन ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, तो उस एनालिसिस को बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ द रिसर्च पेपर और द रीसेंट रिसर्च जो अभी चीज़ें चल रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2013 के अंदर नर्मदा मैन के ऊपर सांख्या ने रिसर्च की थी और अपनी रिसर्च स्टडीज़ को पब्लिश भी किया था। दे आर फ्रीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट। ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि उस रिसर्च स्टडी को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने जो नोट्स हैं उनके अंदर जो है वो लिख रखा था। ऑब्वियसली ही यूज्ड इन द फाइनल एग्जामिनेशन एज वेल। फिर उसके बाद विलेज स्टडीज़ हैं। अब विलेज स्टडीज़ के ऊपर जो MN श्रीनिवास ने काम किया था उसका क्रिटिकल एनालिसिस लिखा जा रहा है।
उसके अंदर इंडियन विलेज स्टडी के ऊपर जो साइकोलॉजिकल स्टडीज़ हैं वो पेश की जा रही हैं। सेक्रेड कम्प्लेक्स है, सेक्रेड कम्प्लेक्स को जो हिंदू कम्प्लेक्स है उनको तो गया, पांडे, इन सब लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब जो गोल्डन टेम्पल का सेक्रेड कम्प्लेक्स है उसको स्टडी किया जा रहा है। यू मस्ट बी नोइंग ऑल दोज थिंग्स। और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो रिसर्च एनालिसिस है, ये आपका एक लिखने का तरीका, आपका चीज़ों को समझने का तरीका जो है वो बनाता है। ठीक है, तो रिसर्च पेपर्स दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये चीज़ें जो है वो आपको 300 प्लस की ब्रैकेट के अंदर ले जाती है। ठीक है, अब सबके बस का नहीं होता है कि इन रिसर्च पेपर्स को एनालाइज़ किया जाए, और सबके पास टाइम भी नहीं होता है कि इन रिसर्च पेपर को एनालाइज़ किया जाए, उनके जो कंक्लूजन्स हैं वो लिखे जाएं। तो इसके रिगार्डिंग मैं 2 काम कर रहा हूँ। पहला है जो कि करंट रिसर्च चल रही है, या फिर जो करंट इवेंट्स होते हैं हमारे रिसर्च कम्युनिटी के अंदर, एकेडमिक्स के अंदर, उनके ऊपर मैं करंट अफेयर्स के हेड के नीचे एंथ्रोशाला के ऊपर ही वीडियोस रेगुलरली जो है वो लेके आता रहूँगा। जो दूसरी चीज़ है कि जो रिसर्च पेपर, क्लासिकल रिसर्च पेपर्स लिखे गए हैं अभी तक के, तो उनको जो है वो मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर मैं ऐड करूँगा, जो कि ऐड करने लायक पॉइंट्स होंगे, और अगेन उनके ऊपर जो है वो रेगुलरली वीडियोस चैनल के ऊपर जो है वो आती रहेंगी। ठीक है, तो ये 2 काम जो है वो मैं करूँगा। बट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू पीपल कि डायरेक्टली 1 से 4 के ऊपर जंप नहीं मारना है। अगर आप डायरेक्टली 1 से 4 के ऊपर जंप मारोगे तो भैया फंस जाओगे। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये नहीं पता चलेगा कि उस रिसर्च को किस तरह से लिखना है। ठीक है, तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करो, आपको डायरेक्शंस का पता चलेगा, आंसर राइटिंग लिख करो, आपको प्रेजेंट करने का पता चलेगा। इससे रियलिटी चेक होता है। रिसर्च पेपर के अंदर हर एक डायमेंशन को लिखा होता है। इट इज़ फॉर द एकेडमिक पर्पसेज, इट इज़ नॉट फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट्स। एक यूपीएससी एस्पिरेंट को उसी चीज़ को यूज़ करना है अपने आंसर्स के अंदर, तो उसको रियलिटी चेक होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन 4 स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे, यू कैन स्कोर अबाउट 300 प्लस मार्क्स। ठीक है, तो एक एनालिसिस बढ़िया बन जाएगा, एंड आई डू नॉट सी एनी रीज़न कि आप अच्छा सा स्कोर क्यों नहीं कर सकते हो। ऑब्वियसली इट ऑल डिपेंड्स अपॉन मैनी अदर वेरिएबल्स। वो सवाल आया जो आपने अच्छे से प्रिपेयर किया, कुछ छूट गया, कुछ रह गया, ये हो गया, वो हो गया, वो चीज़ें बात की हैं, बट एटलीस्ट योर जर्नी विल बी फेवर्ड बाई दीज थिंग्स। ठीक है, सो इस तरह से आई थिंक दैट अगर आप इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हो, यू आर गोइंग टू गो वेल विद द एग्जामिनेशन। चलिए, थैंक यू वेरी मच। होप दिस एनालिसिस ऑफ माइन इट वाज फेवरेबल फॉर यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच।